नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर इवन बैंकिंग क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हर संडे हम लोग एसबीआई क्लर्क के मॉक का सलूशन मिलके करते हैं, तो आज एक बार फिर 117 नंबर का मॉक का सलूशन आपके लिए बेहतरीन सवालों के अच्छे अंदाज, अच्छे सलूशन के साथ वापस से तैयार किया गया होगा। आप लोगों ने ये मॉक दिया होगा, मॉक दे के अपने पेपर का लेवल भी देखा होगा, अपने आप को जज भी किया होगा और हर संडे आप लोग बहुत बेहतर कर रहे हैं। उस बेहतरीन तैयारी में और चार चांद लगाने के लिए कहीं से कोई कमी रह ना जाए, क्वेश्चंस कोई छूट ना जाए, जो बन गए वो बन गए, जो नहीं बने उनकी क्या अप्रोच थी, उनकी क्या टेक्निक थी, उसके लिए ये वीडियो सॉल्यूशन आपको तैयार करके दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आज के मॉक में रहा क्या। आपने पेपर दिया होगा तो सबसे पहले बेटा आपको ये इस पेपर में न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस मिले होंगे और न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपने पेपर दिया होगा तो देखा होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल 1 से लेकर 5 तक के बीच में, राइट, 1 से लेकर 5 तक के बीच में आपको नंबर सीरीज दी गई होगी। ये एक मिसिंग नंबर सीरीज थी, आपको बताना था कि हर एक क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल इवन बैंकिंग क्लासेस ज्वाइन करेंगे और आपको इनमें लगने वाले पैटर्न के हैंड राइटिंग सोल्यूशन आपको अवेलेबल हो जाएंगे। वहां से आप देखेंगे कि किस पैटर्न में क्या लगा हुआ था और कौन सा सवाल इसके कौन से क्वेश्चन का कौन सा जवाब सही था। ठीक, अब आप इससे आगे बढ़े होंगे तो आपको जरा देखो क्या मिला होगा। डीआई मिली होगी, है ना, ये कलर की बेहतरीन डीआई। डीआई को मैं आपको समझा देता हूँ। जो क्वेश्चंस आपसे बन गए वेल एंड गुड, जो नहीं बने उनको इन अप्रोच या इस तरीके से समझ के बना लेते हैं। कोई भी डीआई हो बेटा, सबसे पहले डीआई के इंस्ट्रक्शन को पढ़ा करो। डीआई के इंस्ट्रक्शन पढ़ने से ही सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि करना क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, जरा देखना। इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि द लाइन ग्राफ शो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 5 क्लास इन स्कूल ए। स्कूल ए के 5 बच्चों का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है। उसके बाद लिखा है कि रीड द डेटा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नोट कभी लिखा हो डीआई में उसको ध्यान से पढ़ना। नोट में लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास बी इज 100। बी के बच्चों की संख्या 100 दी हुई है। अब अगर हम लोग डीआई को देखें ध्यान से तो डीआई में यहाँ लिखा हुआ है कि एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर एक क्लास के, और आप देख रहे हैं नीचे क्लास दी हुई है ए बी। ए बी में ये एवरेज है, ए और बी के बच्चों की क्लास का अगर एवरेज है तो आपको भी पता है 2 क्लास है, जब आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास सम आ जाएगा। बी में बच्चे अवेलेबल हैं 100, तो ए निकल जाएगा। सेम ऐसी बी और सी की ये एवरेज दिया हुआ है, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बी और सी के बच्चों की संख्या का सम। उसमें बी का एवरेज, बी का नंबर है ही 100, घटा देंगे सी निकल जाएगा। सी और डी में दिया हुआ है 120, मल्टीप्लाई बाई 2 कर लेंगे, दोनों का सम निकल जाएगा। जिसमें से सी आप यहां से भर देंगे तो डी निकल जाएगा, और डी और ई का एवरेज है 140, मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 280, उसमें से डी फिल करके ई निकाल सकते हैं। तो कुछ ये अप्रोच थी इस डीआई में। आइए जरा एक दो क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन की पिक्चर क्या थी, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ था, कैसे समझना था। पहला क्वेश्चन देखो जरा सब लोग ध्यान से। क्वेश्चन में लिखा हुआ है पहले क्वेश्चन में कि द एवरेज वेट ऑफ क्लास ए इन इंक्रीज्ड बाई 105। आप जरा समझिए, ए और बी का एवरेज दिया हुआ है ना, टीआई में देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको बताऊं, ए और बी का एवरेज दिया है 110, तो ए और बी में होने वाले बच्चों का सम कितना हो जाएगा, 110 में करना है 2 से मल्टीप्लाई, बिकॉज ये एवरेज है, 220 हो जाएगा। ठीक, 220 बच्चे हो जाएंगे। इसमें से नोट में लिखा था कि बी में है 100, बी में स्टूडेंट्स कितने हैं 100, तो ए के स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, ए के नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 120। ठीक, अब उसने क्वेश्चन में ये बोला कि एवरेज वेट ऑफ क्लास ए इज इंक्रीज्ड बाय 0.5 kg व्हेन अ स्टूडेंट whose weight is 40 kg from school class A is replaced by another class B, है ना। क्लास ए में एक बच्चे को हटाकर बी की क्लास बी से एक बच्चे को रिप्लेस कराया जाता है। ठीक,
अब जिसने जिसको रिप्लेस किया है उसका वजन दे रखा है 40 केजी। तो कह रहा है फाइंड द वेट ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम क्लास बी, बी वाले बच्चे की एज बता दीजिए, सॉरी वेट बता दीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कोई लफड़े की काम नहीं, मैंने आपको एवरेज में पढ़ा रखा है, आप कॉपी उठाइएगा, सीधा सीधा आपको लिखना था 120। एवरेज अगर इंक्रीज होता है तो हमेशा माइनस लगाते हैं, एवरेज अगर डिक्रीज होता है तो प्लस लगाते हैं। माइनस कर दिया, कितना इंक्रीज हुआ 0.5, किसकी वजह से, वो 40 वाला इधर उधर हुआ उसकी वजह से, 40 इंटू 0.5, तो दिस इज 120 माइनस 20। बस इतनी सी अप्रोच करनी थी और जवाब आपके पास आ जाता 100। 100 ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब था। बस इतना बताना था। ये मैंने बता रखा है आपको कि जब भी कोई बच्चा किसी को रिप्लेस करता है, क्लास ए से क्लास बी में ट्रांसफर किया जाए, बी से ए में ट्रांसफर किया जाए, तो बस उसके वेट को रख दीजिए। इंक्रीज का मामला हो तो माइनस लगाते हैं, डिक्रीज का मामला हो तो प्लस लगाते हैं। बस इतना सा काम करना था और तुरंत आंसर निकल जाता। देखो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, और मैं बताता हूं आपको एक दो, बाकी आप लगाइएगा, सीखना ही है। अगर आप नहीं कर पाए हैं तो इस तरीके से सीखना है, अगर आप कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात। इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास बी। बी के बी के नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको अच्छे से पता है, नोट में ही लिखा था कि बी के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो आपको बताना है इस व्हाट परसेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास सी, सी के नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहिए। अब आओ ग्राफ पे आओ जरा। ग्राफ पे अगर हम लोग आए, सी के स्टूडेंट चाहिए। देखो बी और सी कितना है 130 है ना, बी और सी अगर 130 है, 130 इंटू 2 करोगे कितना हो जाएगा, 13 दूना 26, 260। इसमें से बी हटा दो तो आपके पास क्या बचेगा 160, ये सी के बच गए, सी हो गए 160। और बताना था कि इसका ये कितने परसेंट है, तो काट लीजिए 5 और ये 8, 5/8 गुणे 100 करना था। बड़े प्यार से जवाब, अगर आपको वैल्यू याद हो तो कुछ भी नहीं, दिस इज 62.5%, राइट। बस इतना सा काम था। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10 नहीं, इससे पहले भी क्वेश्चन है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, लिखा है द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट, या क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एक बार कुछ नहीं करना है, सब बस पढ़ के डेटा से उठा लेना है। द एवरेज वेट ऑफ, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास ए एंड सी। ए और सी चाहिए, वही है, डेटा डिकोड करिए बार बार, आराम से निकालिए। ए और सी, ए प्लस सी के साथ हमें रेशियो बनाना है किसका, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास बी एंड सी, बी और सी। अब अगर आपको याद हो तो बी के स्टूडेंट है 100, ए के हम लोगों ने शायद निकाला था 120, सी के भी अभी निकाला था 160, ये निकाला था। ई के और चाहिए। अब देखो जरा ई का चाहिए, ई का जरा देखो कहाँ है, ई देखो कैसे निकलेगा। सी और डी कितने हैं 120, 120 का 2 से कर दो 240, ये सम हो गया। इसमें से सी कितना हम लोगों ने निकाला था 160, तो अगर 160 आपने सी निकाला था तो 80 बचेगा, ये किसके हो जाएंगे डी के। डी और ई का कितना है 280, 280, 280 में से 80 माइनस कर दो, ये डी माइनस कर दो, तो बचेगा किसका ई का कितना 200, ठीक। तो ई का बच गया 200, बस यहाँ 200 रख दीजिए। और आपको एवरेज बताना है, ये जरा देखिए 280 ये हो गया, इसके साथ ये हो गया 300। एवरेज का रेशियो बनाना है, अगर डिवाइडेड बाई 2 करोगे और बीच में रेशियो निकाल रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों दो आपस में कट जाएंगे। तो बस जरा सॉल्व कर लेना है, कोई जरूरत नहीं थी नीचे लिखने की। तो ये हो जाएगा बेटा, ये कटने के बाद ये 14 और ये हो जाएगा 15, बस इतना, 14 और 15 ये सही हो गई बात। चलो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10 आसान है, 10 में आप लगाएंगे 9, और मैं बता दूं आपको 9 नंबर क्वेश्चन देखो। 9 नंबर क्वेश्चन की पिक्चर क्या है समझना जरा ध्यान से, यही बता देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 9,
9 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट इन डी इज 18 केजी। एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट इन डी इन 18 केजी। अब डी में कितने थे, यहाँ कहीं मिटाया था हम लोगों ने, डी निकाला था यहाँ से, डी निकाला था ना 240, और सी के 160 माइनस कर दो, 240 में से 160 माइनस कर दो, तो डी के थे कितने, 80। डी के थे 80। तो आपसे कह रहा है कि एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट इन क्लास डी इज 18, तो 80 बच्चों का औसत 18 किलो है, ठीक, 18 किलो है। कह रहा है इफ टू स्टूडेंट एक्स एंड वाई रिमूव फॉर क्लास, दो हटाए गए क्लास से, तो बच्चे बचे 78। उसके बाद कह रहा है एवरेज स्टिल रिमेन सेम, एवरेज सेम है यानी तब भी 18 ही है, ठीक, ये भी 18 है, कोई दिक्कत नहीं। द रेशियो वेट ऑफ एक्स एंड वाई 5 और 4 है, तो व्हाट इज द वेट ऑफ एक्स। आप मुझे ये बताइए, सिंपल सी एक बात बताइए कि अगर आपने इनका इनका मल्टीप्लाई करोगे तो सम निकलेगा, इसमें से इसका मल्टीप्लाई करोगे सम निकलेगा, इसमें से इसको घटाओगे तो आपके पास वो जो दो बच्चे गए हैं उनका ही एज का वेट का सम आएगा। बेहतरीन है। उससे अच्छा तरीका ये है कि आप जरा ऐसे समझ लो इस क्वेश्चन को, तो तुरंत आ जाएगा। यहाँ से दो बच्चे आपने हटाए हैं, दो बच्चे हटाए हैं, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी जो वेट है दो बच्चों का वो कितना हो गया, 18 दूना 36, और यही हैं दो बच्चे एक्स और वाई। इनका रेशियो आपके पास 5:4 अवेलेबल है ऑलरेडी, है ना। और किसका बताना था, एक्स का बताना है। तो अगर एक्स का बनाना है तो 9 की वैल्यू कितनी हो गई, 36, 1 की वैल्यू 4, तो एक्स की वैल्यू ये कितनी हो जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 20। पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना था, कॉमन सेंस का यूज करना था और इजिली ये आंसर आ जाता। 20 किलो आंसर हो जाएगा, काम खत्म। बस इतना करना था, आया समझ में, सब कुछ बढ़िया। चलो आओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि सुमन लेंट अ सम ऑफ मनी टू हर फ्रेंड एट सिंपल इंटरेस्ट 15%। 15% पे उसने पैसे को उधार दिया। उसके बाद सुमन की फ्रेंड ने रिटर्न किया दिस मनी विद द इंटरेस्ट ऑफ 3600 रुपीज आफ्टर 6 ईयर। इसमें ये लाइन बड़ी प्यारी थी, पता है, लाइन में शायद ये कंफ्यूजन हो सकता था कि सुमन फ्रेंड रिटर्न दिस मनी विद इंटरेस्ट ऑफ 3600 आफ्टर 6 ईयर। तो कई बार इसमें ये लग सकता था कि क्या सर ये ऐसा तो नहीं कि अगर इंटरेस्ट के साथ रिटर्न किया तो ये अमाउंट है। नहीं, उस लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िए, उसने इंटरेस्ट के साथ रिटर्न किया है पैसा, ये तो सही है, लेकिन जो 3600 है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की ही वैल्यू, इंटरेस्ट बता दिया कि 3600 रुपए के साथ पैसा वापस किया जाता है। तो प्रिंसिपल तो ऑलरेडी कांस्टेंट है ना, जो भी उसने ले रखा है वो तो हमें वापस देना ही देना है, उसके अतिरिक्त जो देना है वही इंटरेस्ट होता है। तो 15% पे इन्होंने लिया है कब तक के लिए, 6 साल के लिए। अगर 15% पे 6 साल के लिए लिया है बेटा, तो इसका मतलब इंटरेस्ट कितना हुआ, 90%, और 90% की वैल्यू तो दे ही रखी है 3600। 100% आपको प्रिंसिपल बताना था कि कितना पैसा उन्होंने उधार दिया है। 100 इंटू 3600 डिवाइडेड बाई 90 आप करते तो 9 चौके 36 होने की वजह से ये जवाब हो जाता आपके पास 4000, है ना। एक जीरो ये कट जाएगा, एक जीरो ये हटाकर ये जवाब हो जाएगा कितना, 4000। बस ये कॉमन सेंस लगाना था, इसमें लिखा जरूर था उसमें, बट ये बड़ा ही प्यारा सा जवाब, अच्छा क्वेश्चन था कि वो लैंग्वेज शायद कंफ्यूजन हो सकती थी, है ना। कुछ लोगों को लगता कि ये अमाउंट है यानी 190 की वैल्यू 3600 है, ऐसा नहीं, इंटरेस्ट के साथ वापस किया था तो इंटरेस्ट की वैल्यू बता दिया प्रिंसिपल को, उसने कांस्टेंट मान लिया कि जो हम लाए थे वो तो हमें वापस उन्हें देना ही देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन पे अगर हम लोग चलें, क्वेश्चन नंबर 12, तो लिखा है कि द रेशियो इन्वेस्टमेंट ऑफ बी सी डी ई, सबका इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा है, तो आप भी लिख लीजिए, बी का है, सी डी ई,
इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा है 3, 4, 5, 7। अब क्वेश्चन पढ़ लो जरा, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। फिर उन्होंने कहा कि ऑल ऑफ देम इन्वेस्टेड द मनी फॉर 2 ईयर। देखो मैंने आपको कई बार ये बात बताई है कि पार्टनरशिप में अगर आप कैपिटल लगाते हो, 2 लोग लगाएं, 3 लोग लगाएं, 4 लोग लगाएं, अगर उनके इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड सेम होगा, सबने पैसा सब बराबर समय के लिए लगाया हो, तो मेरे भाई हमेशा ये जो कैपिटल का इन्वेस्टमेंट होता है ना, ये जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, यही सेम रेशियो बनता है प्रॉफिट का इन्वेस्टमेंट। इसके लिए आपको अलग से टाइम से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी। एग्जाम में हमेशा समय बचाना उद्देश्य होता है, ना कि क्वेश्चन को पूरे फ्रेमिंग में लगाना, राइट। तो जो कैपिटल था वही प्रॉफिट बन गया। और इसने बोला कि जब प्रॉफिट का बंटवारा हुआ तो वैल्यू ऑफ सी शेयर प्रॉफिट आफ्टर एंड ऑफ 2 ईयर 1600। सी का दे रखा है 1600 रुपए, पूछ किसका रहा है, फाइंड द टोटल प्रॉफिट अर्न बाई ऑल ऑफ देम। सी का 1600 है, यानी 4 यूनिट की वैल्यू आपके पास अवेलेबल थी 1600। ओरली कर सकते थे आज के सेशन के क्वेश्चंस, बड़े प्यारे। 1 यूनिट की वैल्यू 400, तो 7 5 12, 12 और 4 हो जाएगा 16 और 3 हो जाएगा 19। टोटल प्रॉफिट 19 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी थी। 19 यूनिट की वैल्यू 19 इंटू 400 कर लेते तो 19 चौके 76, राइट। 7600 इस सवाल का बिल्कुल शानदार जवाब, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं, सब कुछ ठीक, सब बढ़िया, ठीक। ये क्वेश्चन था। अब अगेन आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर। पेपर इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, तीनों शिफ्ट का ध्यान रख के कराया जा रहा है और आप इसको करने का ढंग सीखें, बेहतरीन होगा आपके लिए। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम में बेटा, भरोसा रख के सीख लो बस। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन देखो सब लोग एक बार जरा। कह रहा है ऋषभ और पंकज किसी काम को 12 और 15 दिन में करते हैं। ऋषभ है 12 दिन में कर सकता है, ठीक। पंकज है तो पंकज कर सकते हैं 15 दिन। 12 15 का एलसीएम कितना ले ले हम लोग, 12 15 का एलसीएम 180 ले लें, ठीक। ये टोटल वर्क होगी। तो एफिशिएंसी ऑफ पंकज 12 से भाग दे दो तो 12 एकम 12, 12 पचे 60, और 15 से भाग दे दो तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, 12 ले लो, कैसे भी ले लो। चाहो तो इसको 3 और 4 के पहाड़े से और काट लो, एफिशिएंसी को आसान हो जाएगी, है ना। ज्यादा टफ नहीं बनाना है, आसान बनाना है। या फिर एक काम करो, इतना बड़ा एलसीएम लेने से अच्छा है आप इसको 60 ले लो। जनरली हम लोग करते क्या है, 60 ले लो, एलसीएम को कम बनाओ, आसान करना है ना, 60 ले लो आप। 180 भी ठीक है, पर ठीक है। ऋषभ और पंकज, ऋषभ 12 दिन में कर सकता है, पंकज 15 दिन में। एलसीएम आप इसको ले लो, सबसे मिनिमम वैल्यू 60, ठीक है मेरे भाई। इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5, और इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4। अब उसने कहा कि दे वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज, दोनों लोग मिलकर 2 दिन काम करते हैं। तो ऋषभ और पंकज अगर दोनों दो लोग मिलकर 2 दिन काम करेंगे तो 9 यूनिट के हिसाब से 2 दिन में 18 काम हो जाएगा, 18 काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद उसने बोला कि बताइए ऋषभ छोड़ देता है तो हाउ मेनी मोर डेज इट विल टेक और पंकज फिनिश द वर्क। तो ऋषभ ने छोड़ दिया, ऋषभ छोड़ दिया तो बचा कौन, पंकज। और पंकज के लिए काम कितना बचा, यह भी देख लिया जाए। 60 कुल्हड़ थे अपने पास, कितनी फोड़े गए, 18। तो 60 माइनस 18 जब आप करेंगे तो रिमेनिंग वर्क कितना आ जाएगा, 42। और ये 42 काम करना है पंकज को 4 की एफिशिएंसी से। तो ये कहने में कोई दिक्कत नहीं, इस तरह 10.5 डेज लगेंगे। 10.5 डेज राइट आंसर में कहीं कोई दिक्कत नहीं। सही हो गई बात। 10.5 डेज, छोटे छोटे सवालों का सिलसिला था, जल्दी जल्दी हमें लगा लेना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, बड़ा प्यारा सवाल आज का सबसे प्यारा सवाल 117 नंबर मॉक का क्वेश्चन नंबर 14 है ना। 14 नंबर क्वेश्चन देखो सब लोग।
14 नंबर क्वेश्चन ये है, कह रहा है आपसे कि विमल इज एज मेनी ईयर यंगर देन गुरप्रीत एज ही ओल्डर देन मनीष। विमल गुरप्रीत से उतना ही छोटा है। आप देखो यहां लिख लो विमल, समझना इस सवाल को, बड़ा प्यारा, ठीक। और यहां लिख लो गुरप्रीत, ठीक। और यहां लिख लो मनीष। आपसे ये कह रहा है कि विमल गुरप्रीत से उतना ही छोटा है। कितना ये तो नहीं बताया, मैंने माना कि एक्स ईयर छोटा होगा, ऐसा मैंने माना। कह रहा है विमल गुरप्रीत से उतना ही छोटा है जितना जितना वह मनीष से बड़ा है। अब मनीष से बड़ा कौन है? गुरप्रीत, इसका मतलब, ठीक। मनीष से उतना ही बड़ा है कौन? गुरप्रीत। ये तो आप जरा समझिए, एक बात मुझे समझाइएगा सब लोग, कि विमल छोटा है गुरप्रीत से, यानी अगर मैं गुरप्रीत माइनस विमल लिखूं तो दिस इज इक्वल टू गुरप्रीत, विमल छोटा है गुरप्रीत से, तो गुरप्रीत माइनस विमल करें तो कह रहा है गुरप्रीत बड़ा है किससे? विमल से। तो हम लोग एक मिनट रुकना, क्या था? जितना वो मनीष से बड़ा है, विमल गुरप्रीत से उतना ही छोटा है। विमल गुरप्रीत से उतना ही छोटा है जितना कि वह मनीष से बड़ा है। गुरप्रीत से, मनीष से बड़ा है कौन? विमल। एक मिनट फिर से इसको फ्रेम करता हूं मैं आपको, ये लाइन मैंने गलत पढ़ ली, एक बार देखना सब लोग। कह रहा है विमल को रखो बीच में, आप विमल को रखो बीच में, ऐसे सेट करते हैं। इधर रख लो गुरप्रीत, ठीक। और इधर रख लो मनीष, इधर रख लो मनीष। कह रहा है विमल जो है, विमल गुरप्रीत से उतना ही छोटा है, यानी हम ये समझ सकते हैं गुरप्रीत माइनस विमल, राइट, दिस इज इक्वल टू जितना वो मनीष से बड़ा है, मनीष से बड़ा, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि विमल, विमल बड़ा है मनीष से, यानी विमल माइनस मनीष, विमल माइनस मनीष। ये हुआ ना सेंस? समझे मेरी बात को? कह रहा था कि विमल गुरप्रीत से उतना ही छोटा है, विमल छोटा है गुरप्रीत से जितना वह मनीष से बड़ा है, तो विमल बड़ा है मनीष से। तो अब जरा देखो यहाँ पे सीन क्या बन रहा है। यहाँ ये बन रहा है गुरप्रीत प्लस मनीष इज इक्वल टू 2 विमल बन जा रही है। ये एक इक्वेशन हमारे पास बन जाए, ये एक इक्वेशन बन गई हमारे पास। फिर उसने बोला कि विमल आफ्टर 5 ईयर एंड बिफोर 4 ईयर, विमल प्रेजेंट में, मान लो प्रेजेंट में, बड़ा प्यारा सवाल था, प्रेजेंट में विमल है, आफ्टर 5 ईयर 5 साल बाद, है ना, 5 साल बाद, और बिफोर 4 ईयर 4 साल पहले, 5 साल बाद और 4 साल पहले। 5 साल बाद का रेशियो 14 है, 4 साल पहले का 11 है। 5 साल बाद ये 14 है और ये 11 है, ये आपके पास डेटा है। तो यहां से देखो क्या निकलेगा। यहां से अगर आप निकाल रहे होगे तो गौर फरमाना, ये 11 से दिख रहा है 14, यानी 3 यूनिट बदलाव दिख रहा है। और ईयर बीच में कितने लग रहे हैं? यहां लग रहे हैं 4 साल और यहां लग रहे हैं 5 साल। तो हम कह सकते हैं कि सर 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5 और 4 9 साल। 3 यूनिट अगर 9 साल होगा तो 1 यूनिट 3 साल होगा, ये कंफर्म है। तो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 42 वर्ष। सही। विमल की उम्र, सब लोग समझना ध्यान से, विमल की एज 42 होगी, लेकिन कब? 5 साल के बाद, यानी प्रेजेंट में विमल कितना होगा? 37 का। प्रेजेंट में विमल कितना होगा? 37 का। आपसे पूछा है फाइंड द एवरेज ऑफ गुरप्रीत एंड मनीष। गुरप्रीत और मनीष की एज का एवरेज बताना है। देखो एवरेज होता क्या है बेटा? मीन वैल्यू, है ना। देखो इस सवाल का आंसर सीएनडी कब हो जाता? जब वो आपसे गुरप्रीत और मनीष की इंडिविजुअल एज पूछ देता, क्योंकि कोई लिंकअप नहीं है। गुरप्रीत और मनीष यहाँ से निकलेंगे, बट यहाँ कोई ऐसा लिंक नहीं है। आपके पास विमल की एज है प्रेजेंट, और विमल बीच में बैठा हुआ है। विमल
बिल्कुल बीच में। विमल की एज एक ऐसी एज है कि इससे जितना ये जो है ना, इससे जितना ये छोटा है, ठीक, विमल इससे उतना ही बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो विमल की एज आ रही है वो गुरप्रीत और मनीष के बीच में ही आएगी, इन दोनों के बीच में आएगी। और जो चीज बीच में आती है वही होती है क्या, हमेशा एवरेज। एवरेज का मतलब ही क्या होता है, मीन वैल्यू। तो हम इस सवाल का जवाब केवल और केवल लगाएंगे 37 ईयर। 37 ईयर अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब लगाए हैं लॉजिकली, बिल्कुल ये सही है, कहीं से गलत नहीं है। विमल एक ऐसा था कि विमल गुरप्रीत से उतना ही छोटा था जितना वो मनीष से बड़ा था। का मतलब विमल बीच में आ रहा है, तो ये वाला गैप और ये वाला गैप दोनों बराबर है। इसका मतलब जो विमल की एज है वो कहीं ना कहीं गुरप्रीत और मनीष के एवरेज एज के बराबर होगी, बीचों बीच में। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा। सही हो गई बात। चलो अब इसके बाद देखना क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखो। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है कि इन अ रेक्टेंगल द लेंथ इज डबल ऑफ ब्रेथ। अगर हम लोग ब्रेथ को स्मॉल बी मान लें, ब्रेथ को स्मॉल बी मान लिया जाए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, ब्रेथ को अगर स्मॉल बी मान ले तो कह रहा है जो लेंथ है वो डबल है ब्रेथ का, यानी लेंथ हो जाएगी कितनी, 2b हो जाएगी, ठीक। एंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 108। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 108। देखना जरा यहां से क्या आया, 3 दूना 2 और 1 मिलकर 3b, तो 3 दूना 6b की वैल्यू आ गई 108, ठीक। तो b की वैल्यू 1 कम 6 और 18 6 के 108, ये b की वैल्यू आ गई। अगर b की वैल्यू यानी ब्रेथ आ गई तो लेंथ कितनी होगी, इसका डबल, 18 दूना 36, ये लेंथ हो जाए, ये लेंथ। आपसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और मुझे लगता है आप समझदार हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, 18 गुड़ी 36 कर लेंगे, 48 64 जुड़कर इतना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 648 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इतना सा कर लेना था, ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 भी बहुत प्यारा सवाल था, क्लर्क के हिसाब से बहुत प्यारा सवाल। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है कि अंशुल बॉट 2 बैग ईच फॉर ₹800। ईच फॉर ₹800 का मतलब ये हुआ बेटा, बॉट का मतलब होता है खरीदना, है ना, सीपी। और 2 बैग ईच फॉर ₹800 यानी दोनों की सीपी है बराबर। कह रहा है एक को बेचता है 12.25% प्रॉफिट पे, दूसरे को लॉस पे। तो आपको बताना है फाइंड वेदर ही विल फेस लॉस और प्रॉफिट ओवरऑल, आल्सो फाइंड द परसेंटेज। वही प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज आपको बताना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, जरा समझना एक बार सब लोग। दोनों की सीपी सेम है और पहले वाले को उसने बेचा है 25% के प्रॉफिट पे। तो 25% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, आप यहाँ प्रॉफिट और लॉस दोनों लिख लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये पैटर्न हमने आपको सिखा रखा है। सीपी और एसपी, प्रॉफिट होगा 1 का, सामान होगा 4 का, तो कोई दिक्कत नहीं, ये बिकेगा 5 में। दूसरे वाले पे लॉस है 12.5% का, 12.5% का अगर लॉस है तो इसका मतलब होता है -1 का लॉस, 8 का सामान, 7 में बिकता है। सवाल की पहली लाइन बिल्कुल क्लियर थी, उसमें उसने लिखा था कि दोनों की सीपी बराबर। अगर सीपी बराबर करना है तो इस पूरे वाले में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 5 दूना 10 हो जाएगा। -1, 8 और 7 दोनों की सीपी बराबर करने के बाद हमने इसको चेक किया, इसका होल ट्रांजेक्शन,
होल ट्रांजेक्शन में पहले वाले पे 2 कमाया है, इस पर 1 गंवाया है, तो 1 का प्रॉफिट हुआ, ये कंफर्म है। 8 कितना हो गया 16। ठीक, तो प्रॉफिट हो रहा है 1 यूनिट का टोटल किस पर, सीपी आपके पास 16 है, तो फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट निकालना है। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट मतलब टोटल प्रॉफिट, 1 का टोटल सीपी 16 की इंटू क्या 100, 1/16 इंटू 100 मैंने आपको सिखा रखा है, ये होता है 6.25%। दैट्स इट, इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था, इस अप्रोच से लगाना था। अब आप कहोगे सर जो क्वेश्चन में 800 दिया है उसका तो कोई आपने यूज ही नहीं किया, तो बेटा इसका यूज आपको बिल्कुल बेसिक से जब आप इस क्वेश्चन को लगाते तब जरूरत पड़ती, अदरवाइज ये जो टेक्निक हमने आपको क्लास में भी करा रखी है इस तरीके की जरूरत नहीं पड़ती। सीपी इक्वल होने की केस में, एसपी इक्वल होने की केस में अगर रेशियो मेथड आपको क्लियर है तो कुछ भी नहीं करना था, ये इजिली निकल जाता। आई बात समझ में, सब कुछ ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 17, इसी से डर लगता है आप लोगों को और ये पेपर में हर बार आता है। क्वेश्चन नंबर 17 जनता देखेगी समझेगी। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बैंकर जो आप बनना चाहते हैं, जिसकी आपको तलाश है, जिसके लिए आप दिन रात लगे हैं, वही वर्ल्ड है और इसको आप बेहतरीन कर सकते हैं। कह रहा है बैंकर, बैंकर में क्या करना था, बैंकर में कुछ भी नहीं करना है। कह रहा है बताइए कैन बी अरेंज सो दैट वोवेल ऑलवेज कम टुगेदर, वोवेल ऑलवेज कम टुगेदर बताना है। अगर आप कॉपी खोलेंगे तो मिलेगा, कैसे बताया था मैंने, अगर वोवेल का ऑलवेज कम टुगेदर बनाना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिए गए वर्ड्स के वोवेल को इकट्ठा कर लो, ये रहा वोवेल और ये रहा, बच जाएंगे कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट की गिनती कर लिया करो 1 2 3 4 और उसके साथ 1 बढ़ा दो और फैक्टोरियल लगा दो, 4 के साथ 1 लगाया फैक्टोरियल 5 और उसके बाद जितनी भी वोवेल है वो लिख दो फैक्टोरियल के साथ। नीचे डिवीजन तब करना जब आने वाले वर्ड में कोई लेटर रिपीट कर रहा हो, यहाँ कोई रिपीट नहीं कर रहा है, डिवीजन नहीं होगा, सीधा सा आंसर दिस इज 120 इंटू 2 दैट इज 240। इससे जब आप कुछ भी आगे नहीं करना था, इन जस्ट 15 सेकेंड, राइट, 240 बिल्कुल सही जवाब था, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं करना था। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर 18 भी मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, 18 नंबर क्वेश्चन में क्या था, a train 600 meter length is moving at a speed of 60 kilometer per hour, in how much time will it cross a man, जब भी कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को क्रॉस करती है, स्टैंडिंग मैन, रेलवे गेट, सिग्नल पोल, है ना, या यूं समझ लीजिए कि ट्रेन चलती है ऐसे हॉरिजेंटल और इसके पैरेलल वर्टिकल जितने भी ऑब्जेक्ट पड़ते हैं, जब रेलगाड़ी उनमें से किसी को क्रॉस करती है तो ऑलवेज डिस्टेंस की जगह पर लेंथ ऑफ ट्रेन रखते हैं। व्यक्ति चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है तो आपको रिलेटिव स्पीड क्या करनी होगी, माइनस रिलेटिव स्पीड, क्योंकि डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है ना, हाँ अपोजिट डायरेक्शन है 60, अपोजिट डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो अगर 60 अपोजिट डायरेक्शन है तब तो ऐड हो जाएगी ना भैया, सेम डायरेक्शन में माइनस होती है, तो हमने इसको ऐड किया, रिलेटिव स्पीड को ऐड किया। ट्रेन की स्पीड है 60, व्यक्ति की स्पीड है 4, तो 60 और 4 हो जाएगा कितना, दोनों को रिलेटिव स्पीड ऐड किया, मल्टीप्लाई बाई 5/18 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बनाने के लिए, क्योंकि ट्रेन ने व्यक्ति को क्रॉस किया है तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी हो जाएगी, 600 लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगी। और इसके बाद नीचे आपको बताना है कितना टाइम लगेगा पास करने में, तो टाइम को टी ले लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा 64 इंटू 15/18, राइट, दिस इज इक्वल टू 600 अपॉन टी, बस इसको सॉल्व कर लेना था और कुछ भी नहीं। आइए इसको मिलके जरा होले होले सॉल्व करते हैं, 64 काट ले इसको, तो ये हो गया 32, 32 के बाद ये हो जाएगा 9, ठीक, 15 से काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 40, 15 चौक के 60 और कुछ कट रहा है, और कुछ भी ये कट रहा है, 8 चौक के 32, 8 पचे 40 हो जा रहा है, ठीक है, तो ये जरा देखो 9 पचे 45, टी की वैल्यू कितनी हो गई,
45/4, 45/4 हो गई ना। तो 4 एकम 4 कर दो, 5 बच रहा है, 4 एकम 4 हो जाएगा। 11 पॉइंट समथिंग अगर कोई आंसर है तो ये बिल्कुल सही है। 11 पॉइंट समथिंग है कोई आंसर। अरे कुछ गड़बड़ हुआ क्या? ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से थी, सेम डायरेक्शन से। एक बार मैं चेक करूं कुछ गड़बड़ हुआ क्या। रुक जाओ, बताता हूं आपको। 64/120 कुछ सही तो प्रिंट है, क्वेश्चन तो उस गड़बड़ नहीं था। एक बार देखो इन्हें जरा क्या गड़बड़ हुआ। 600 मीटर लेंथ ट्रेन मूविंग एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 4 तिहाई 12। देखो जरा ये कहाँ से कटा था। और एक बार फिर से लगा देते हैं, इतना दिमाग क्यों लगाना। कुछ गड़बड़ हुआ होगा तो कोई दिक्कत नहीं। 600 मीटर लेंथ ट्रेन मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर, अपोजिट डायरेक्शन है तो 64। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। 64 इंटू 5/18 कर लो। ठीक, 5/18। और लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है? 600 मीटर। 600 मीटर। ठीक मेरे भाई। और नीचे आपको टाइम बताना, बस यही तो सॉल्व करना था। तो भैया बैठे हो कुछ बोल नहीं रहे, कहाँ गड़बड़ हो रहा है बस देखा तो कर। ये कितना हो जाएगा? 3 से काट ले इसको। 3 से काट, 2 से काट लो। 32 दूना 64, और ये हो जाएगा 9। ठीक, अच्छा यहाँ मैंने 15 रख दिया था पिछले वाले में। 15 नहीं, ये 5/8 है ना। ये जब आप इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 120। 4 से काट दो, 4/32। ये हो जाएगा 30। अभी भी कट रहा है 4, और ये कट रहा है 15। ठीक, तो आपने देखा टी की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? 15 9 135 डिवाइडेड बाई 4। ये आ जाएगा 4 तिहाई 12। ठीक, 4 तिहाई 12, एक गया 15, तो 4 तिहाई 12। ठीक, फिर कितना बचेगा? 3 बचेगा, तो 30, 4 सत्ते 28। ये इतने सेकंड। कोई आंसर? पर देखो भाई, ये भी देखना पड़ जाता है यार कई बार, है ना। आओ देखा जाए यार, हाँ सही है ना। 33.75, ये बिल्कुल सही। अब देखो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90। अच्छा, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है देखो। लिखा है अ बैग कंटेन्स 7 पर्पल बॉल 8 ग्रीन बॉल। तो पर्पल हमारे पास है 7, और ग्रीन बॉल कितनी है? 8। ये ग्रीन बॉल है 8। फिर उसने आपसे बोला कि इसमें से निकालनी कितनी है? 3 बॉल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी 2 ग्रीन एंड 1 पर्पल। 3 बॉल निकालनी, 3 बॉल निकालनी है। 2 तो ग्रीन निकालनी है, 2 ग्रीन कह रहा है, एंड 1 पर्पल कह रहा है। तो ग्रीन ग्रीन से आएगी, पर्पल पर्पल से आएगी, और बताना क्या है? प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले बेटा एनएफ बनाओ। 8 5 के 8 और 7 कितना हो जाएगा? 15। 15 में से 3 आप निकाल रहे हो, तो 15C3 ये हो गया। ग्रीन ग्रीन से आएगी, पर्पल पर्पल से आएगी, तो ग्रीन हो जाएगा 8C2। एंड लिखा है तो मल्टीप्लाई 7C1 ये हो जाए। ठीक, अब इसको बस सॉल्व कर लेना। इसको हम लोग सॉल्व कर लें तो मेरे पास इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। 8C2 क्या होता है? 8 इंटू 7/2 ये होता है, इंटू 7C1 क्या होता है? 7। NC1 1 होता है। NC3 क्या होता है? 15 इंटू 14 इंटू 13 ये, और डिवाइडेड बाई 3, मतलब फैक्टोरियल 3 की वैल्यू, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। बस इसको सॉल्व कर लें, ये ऊपर और ये नीचे, यानी 8 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 6 ये हो गया। इसको नीचे कर देंगे आप, तो 2 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13। बस ये सॉल्व कर लें। जितनी समझदारी से ये सॉल्व हो जाए उतनी समझदारी से आंसर। आओ देखो, ये इससे कट रहा है 2 बार में, 2 से ये काट दिया 4 बार में, 4 को काट दिया इससे 2 बार में। ठीक है, और कुछ कट रहा है? यह भी कट रहा है 2 बार में, तो ये कट रहा है 5 बार में, ये कट रहा है। और कुछ कट रहा है? नहीं। तो 7 दूना 14, 14 दूना 28,
28 मेरे भाई ऊपर आया और नीचे 13 बचे 65। अगर ऐसा जवाब ऑप्शन में है तो बिल्कुल सही है, अदरवाइज 28/65 ऑप्शन डी। सही, बिल्कुल सही जवाब। क्लियर। चलो अब इसके बाद देखना क्वेश्चन नंबर 40। ये भी बड़ा प्यारा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 40, 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं एक बार। 40 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 40 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 40 लीटर, नहीं 20 नंबर क्वेश्चन है। ओ माय गॉड, क्वेश्चन नंबर 20 है, समझे विनोद, 20 है ये। चलो देखो, तुम लोग बहुत अच्छे हो, सब समझते हो। 40 लीटर ऑफ मिल्क इज मिक्स्ड विथ 8 लीटर ऑफ वाटर। तो मिल्क की मात्रा कितनी है? 40 लीटर। इसमें वाटर हम मिला रहे हैं कितना? 8 लीटर। तो रेशियो लगता है कि अगर रेशियो बनाएंगे तो 5:1 होगा, ये समझ में आ रहा है। फिर उसने कहा कि L लीटर ऑफ मिक्सर निकाला और सोल्ड किया। इस पूरे में से आपने L लीटर मिक्सर को निकाला। L लीटर में लिख दे रहा हूं, मिक्सर इज टेकन आउट। अब जब तुम L लीटर मिक्सर निकालोगे तब भी तो रेशियो यही बनेगा, 5 और 1 का ही बनेगा। कह रहा मिलाया तुमने कुछ भी नहीं है। मिक्सचर निकाल के बेचने के बाद अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट इन मिक्सचर इज 25 लीटर। मिक्सचर निकाल के जब बेचते हैं तो उसके बाद जो मिल्क की मात्रा होती है वो 25 लीटर होती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सर निकालने के बाद भी रेशियो वही है, यानी 5 यूनिट की वैल्यू 25 है। सही, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 होगी। 1 यूनिट की वैल्यू 5 होने का मतलब कि पानी की मात्रा कितनी हो गई? 5 लीटर हो गई। तो अब जरा समझना, 25 ये, 5 ये, तो निकालने के बाद ये वाली वैल्यू कितनी हो गई? 25 और 5 जोड़ोगे तो 30 लीटर, 30 लीटर होगी। समझ गए बात को? और ये स्टार्टिंग में मिक्सचर कितना था? इन दोनों को जोड़ लो, 120 था। 80, 40 और 8 जोड़ोगे, नहीं सॉरी 120 नहीं, ये कितना था देखना जरा, ये था 80, 48, 40 और 8। स्टार्टिंग में कितना था? 48, है ना? ये लफड़ा यार बोल्ड का। 48 लीटर था ये स्टार्टिंग। स्टार्टिंग में 48 था, आपने L लीटर निकाला, निकालने के बाद बचा कितना? 30। तो अब ये बताओ, खुद बताओ कि कितना निकाले हो तुम? L की वैल्यू कितनी हो? 18 हुई कि नहीं हुई? 18 हुई ना? 18 लीटर आपने निकाला है, बस यही पूछा था, 18 लीटर बताना। सही हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 21, 21 नंबर क्वेश्चन देखो। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? पिक्चर, द एफिशिएंसी ऑफ P इज 5/7 टाइम ऑफ Q। P की एफिशिएंसी Q की 5/7 है, का मतलब ये 5 है तो ये 7 है। फिर उसने बोला कि एफिशिएंसी ऑफ Q इज 1/3 टाइम ऑफ R। Q की जो एफिशिएंसी है वो R का 1/3 है, यानी ये है। यहां से पहले सबकी एफिशिएंसी ऊपर कर दो मल्टीप्लाई 1 का और नीचे कर दो 7 का, तो ये हो जाएगा 7×3=21। ये सबकी एफिशिएंसी का रेशियो बन गया। फिर आपसे ये कहा गया कि Q कैन कंप्लीट द वर्क अलोन 14 डेज। Q अकेले 14 दिन में फोड़ सकता है। Q एक दिन में कितना फोड़ सकता है? 7 यूनिट। सही, तो 14 दिन में कितना फोड़ सकता है? ये टोटल वर्क निकल गया, 14×7, ये टोटल वर्क हो गया। ठीक, तो 7 चौके 28, 98 हो गया। फाइंड द टाइम टेकन बाय P एंड R टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। पूरा करने में कितना समय लगेगा P और R को? P और R अगर देखेंगे तो 21 और 5, P और R अगर कंप्लीट करेंगे तो 21 और 5 26 के हिसाब से कंप्लीट करेंगे, करना है 98। तो कितना टाइम लगेगा? डेज इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, 98/26।
काट लिया मैंने, 2 चौके 8, 2 नवा 18 बटा ये कितना हो गया, 13 दूना 26 हो गया ये। तो 13 दूना 26, 13 तिया 39, 10 13, काम खत्म। कितने डेज लगे, ठीक है। ये इतनी सी मेहनत इस सवाल में थी। क्वेश्चन नंबर 22, 22 नंबर क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 22, 22 नंबर क्वेश्चन क्या है। अ कार ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू भुवनेश्वर एट अ स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर पर आवर। दिल्ली से भुवनेश्वर जा रही है, दिल्ली से भुवनेश्वर जाती है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। जाने दो, जाने और आने वाले को जीवन में वैसे भी कोई नहीं रोक सकता है ना। जब समय पूरा होगा आदमी चला जाता है और चला आता है। ये बात समझ में। दूसरा कह रहा है कि रिटर्न दिल्ली टू भुवनेश्वर एट द रेट ऑफ 240। अब दिल्ली टू भुवनेश्वर और वापस जब रिटर्न आना होता है, यानी भुवनेश्वर टू दिल्ली, रिटर्न की चाल है इनकी कितनी, 240 किलोमीटर पर आवर। ये तो आपसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। ये कौन सी बड़ी बात, दोनों के बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट है। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो एवरेज स्पीड 2 इंटू 160 टू 240 एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई लगा दो। इसको जोड़ दो, 2 3 4, 400 हो जाएगा। बस चिपका दो, काम खत्म। ये 4 बार में 4 दूनी 8, 8 8 चौके 32, 192, 192 किलोमीटर पर आवर, काम खत्म। 192 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, खत्म हो गई बात। तो ऑप्शन डी। अब इसके बाद क्या है, सिंप्लीफिकेशन, है ना। सिंप्लीफिकेशन थे के क्वेश्चंस थे 23 से लेकर कहां तक होंगे, ये लास्ट तक 35। ये पूरे के पूरे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस थे। सिंप्लीफिकेशन में कभी भी आपको सोल्यूशन सिंप्लीफिकेशन का नहीं देता, कि रीजन मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि सिंप्लीफिकेशन एक ऐसी चीज है बेटा जो सबके करने का तरीका अलग अलग होता है। मुझे टेबल ज्यादा याद होगी तो मैं जल्दी से नंबर्स को कट करूंगा, आपको टेबल कम याद होगी तो आप छोटे छोटे टेबल का यूज करेंगे, देर तक कटेगा। तो सिंप्लीफिकेशन को बेहतर बनाने के लिए पढ़ा मैंने, सब कुछ रखा है, जितने क्वेश्चन मैंने इसमें पूछ रखे हैं सारे क्वेश्चन मॉक के आपने पढ़ रखे हैं, सारे पैटर्न पढ़ रखे हैं। आपको सिर्फ करना क्या है, टेबल पे काम करना। अगर सिंप्लीफिकेशन में टाइम लग रहा है तो आप टेबल पे काम करिए और जल्दी से जल्दी काटने की कोशिश करेंगे तो बेहतर आपको कर पाएंगे सिंप्लीफिकेशन में। तो ये थे क्वेश्चंस सारे जो आपको बताने थे हमें। आप इनको देखेंगे वापस, वो सीखेंगे, जब जब याद आए वापस रिप्ले करके वीडियो को देखा करें। और रीजनिंग के सोल्यूशन, हैंड राइटिंग सोल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाते हैं। पैटर्न नंबर सीरीज का भी अवेलेबल हो जाएगा। ये दोनों चीजें आपके लिए अवेलेबल हैं, आप सीखें, बेहतर करें। कैलेंडर आउट हो चुका है, जो आगे के एग्जाम होने हैं उनको आप देखें, समझें, एनालिसिस करें और अच्छे कंटेंट के साथ अच्छी जगह जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट संडे के इस शानदार सोल्यूशन के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू क्लास।